कार्डियोरेनल सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें हार्ट और किडनी के बीच में डिजीज़ का रिलेशन बताया है कि अगर एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ या डायस फंक्शन देखने के लिए मिले हार्ट में तो किडनी में भी हो सकते हैं। वैसे ही अगर एक्यूट और क्रॉनिक डायस फंक्शन ऑफ किडनी देखने के लिए मिले तो वो हार्ट में भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ एजम्पशंस दी थी जिसमें हमें ये पता चला था कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर जो होता है उसके साथ साथ अगर डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो जाए तो ये मॉर्टिलिटी को बढ़ा देता है। वैसे ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है उसकी वजह से हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी बढ़ जाते हैं जो लीड करते हैं अप टू 50% ऑफ द पेशेंट डेथ। एक्यूट और क्रॉनिक जो डिजीज़ होते हैं चाहे वो हार्ट का हो चाहे वो किडनी का हो वो सिस्टेमिक डिजीज़ से भी हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली आपका ये जो कार्डियोरेनल सिंड्रोम है ये 5 क्लासेस में डिवाइड है। इससे अच्छा मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं। फर्स्ट क्लास है आपकी एक्यूट कार्डियोरेनल सिंड्रोम, फिर क्रॉनिक कार्डियोरेनल सिंड्रोम, फिर उसके बाद आती है आपकी एक्यूट रीनोकार्डियल सिंड्रोम और क्रॉनिक रीनोकार्डियल सिंड्रोम, और लास्ट में आती है आपकी सेकेंडरी कार्डियोरेनल सिंड्रोम या सिस्टेमिक। ओके, ये सब वही एक्सप्लेन किए गए हैं जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर कॉजिंग एक्यूट इंजरी जो कि है एक्यूट कार्डियोरेनल सिंड्रोम, फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर कॉजिंग प्रोग्रेसिव क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो कि है क्रॉनिक कार्डियोरेनल सिंड्रोम, फिर थर्ड है एक्यूट किडनी रीनल कॉजिंग एक्यूट कार्डियक डायसफंक्शन जो कि है एक्यूट रीनोकार्डियल सिंड्रोम, चौथा है आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कि क्रॉनिक रीनोकार्डियल सिंड्रोम, और पांचवा है सिस्टेमिक डिजीज दैट कैन कॉज बोथ कार्डियक एंड रीनल डायसफंक्शन जो कि है इन केस ऑफ डायबिटीज सेप्सिस एमाइलोइडोसिस जो कि है सेकेंडरी कार्डियोरेनल सिंड्रोम या सिस्टेमिक भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम टाइप 1 से अगर शुरू करें तो टाइप 1 थोड़ा सा लंबा रहेगा जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब हमारा हार्ट फेलियर होगा तो उससे ये प्रॉब्लम कॉज होंगी। हार्ट फेलियर में आपको ये पता चलता है कि जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। तो मतलब बॉडी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें कार्डियक आउटपुट की तो कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये फैक्टर्स है स्ट्रोक वॉल्यूम के, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। पर अगर हम स्टार्ट करें कि एक्यूट कार्डियक फेलियर जैसे टाइप 1 में होता है तो उससे क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे ही एक्यूट कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहले आपको कार्डियक आउटपुट में एक सडन ड्रॉप देखने के लिए मिलता है जिसमें सबसे पहले क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रिड्यूस प्रोफ्यूजन टू किडनी है मतलब ब्लड का फ्लो टू द किडनी है वो डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से एक्यूट कार्डियक इंजरी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी सडन ड्रॉप इन द कार्डियक आउटपुट की वजह से आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, वो है कि ये सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिससे वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ रेनिन करेगा फ्रॉम द किडनीज और वैसे ही एक्टिवेट कर देगा रैस सिस्टम को। ठीक है, एक और चीज़ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है, इनको इंक्रीज़ करता है ताकि आपका कार्डियक आउटपुट हो जाए जो कि कंपनसेट करेगा ड्रॉप इन कार्डियक आउटपुट को। वहीं हम फिर से देखेंगे कि ये रैस सिस्टम ने क्या किया। सबसे पहले रैस सिस्टम का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो है सोडियम और वाटर की रिटेंशन को बढ़ा देना, और वैसे ही ये क्या करता है ADH को भी इंक्रीज़ कर देता है जिससे वाटर फर्दर रिटेंशन उसकी बढ़ जाती है। और इन दोनों की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर का इंक्रीज, मतलब इंक्रीज बोल दिया जिसका मतलब है आपका ओवरऑल BP इंक्रीज हो जाएगा। अगर BP इंक्रीज हो गया तो जो आफ्टर लोड होता है मतलब जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर्स में से एक है आफ्टर लोड, वो जो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए कार्डियक आउटपुट को ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अब इसी जैसा कि रैस ने ये किया, अब रैस का एक और पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी शुरू कर देता है जिसकी वजह से जो रीनल प्रोफ्यूजन है वो फर्दर डिक्रीज हो जाती है और अगेन एक्यूट किडनी इंजरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर प्रोफ्यूजन की बात करें तो ये रही प्रोफ्यूजन की एक हल्की सी डेफिनेशन गूगल से उठाई हुई, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें पता चलेगा कि अगर
हार्ट में जब प्रॉब्लम हुई तो यूजुअली इस केस में एक्यूट में आपको राइट साइड हार्ट फेलियर देखने के लिए मिलता है, जिसमें क्या होता है कि इंक्रीज टू द सेंट्रल वीनस प्रेशर हो जाता है, मतलब वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसमें ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो कर सकता है। मतलब नॉर्मली जो ऐसे करके अंदर जाके ऐसे आना चाहिए था, वापस हल्का फुल्का पीछे की तरफ मूव कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर ये सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हमारा रीनल वेन प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जो अगेन कंट्रीब्यूट करेगा एक्यूट किडनी इंजरी को। तो आपने देख लिया कि कैसे बहुत सारी जगह पे हमें एक्यूट किडनी इंजरीज देखने के लिए मिली यहाँ पे। ओके, वैसे ही जो रैस है आपका, जो रैस सिस्टम वहाँ किडनी के लिए एक्टिवेट हुआ था, वही रैस सिस्टम यहाँ पे ये करेगा वैसो कंस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, मीन आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज, आफ्टर लोड इंक्रीज और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, जो कि मैंने एक बार पहले ही बता दिया है। ओके, अब ये जो आपका हार्ट है, ये जहाँ पे लिखा है द हार्ट एंड द वेसल्स रिलीज सम वैसोडायलेटर। देखो वैसो कंस्ट्रिक्शंस भी हो रही थी, पर ये क्या करेंगे, वैसो डायलेटर्स भी रिलीज़ करेंगे। जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, बीएनपी हो गया, ये जाके नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं रैस सिस्टम पे। मतलब जो यहाँ पे ये रैस सिस्टम ये जो एक्टिविटीज़ कर रहा था, ये उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये इनिबिशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि इन सारी एक्टिवेशन को रोक सके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रैस सिस्टम है वो ऑन गोइंग पे ही रहता है। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको एक्यूट हार्ट फेलियर भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से वो किडनी पे अफेक्ट डालेगा और एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पे एक और ये जो एक्यूट हार्ट फेलियर था, ये ज़रूरी नहीं कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो, ये एंडोजीनियस फैक्टर थे, इम्यून सिस्टम। अब अगर हम बात करें एक्सोजीनियस फैक्टर्स की, अगर एक पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट, नेफ्रोटॉक्सिन्स या इमरजेंसी एंजियोग्राम्स वगैरह एडमिनिस्टर किए हों, तो उस केस में भी आपको एक्यूट किडनी इंजरी होती हुई दिखेगी। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो ये सब जो अभी तक आपने पढ़ा, ये था टाइप 1 एक्यूट कार्डियोरिनल सिंड्रोम। अब अगर हम टाइप 2 की बात करें, तो अगर यही टाइप 1 के सारे जो सिम्टम्स हैं, ये अगर प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन में चले जाएँ, तो ये बन सकते हैं आपके पास पहले तो क्रॉनिक कार्डियक सिम्टम्स या सिंड्रोम्स, और वही कॉज करेगा क्रॉनिक रीनल सिंड्रोम्स। ओके, तो यही है हमारा टाइप 2, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अब टाइप 3 जो हमारे पास थी, ये आप देख सकते हैं टाइप 3, जो कि थी एक्यूट रीनोकार्डियल सिंड्रोम। एक्यूट रीनोकार्डियल सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्यूट रीनल की वर्सनिंग होती है, मतलब जो रीनल सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, एरिथ्रमा और इस्कीमिया जैसी कंडीशन अराइज होती हैं। एक्यूट किडनी इंजरी होती है और उसके बाद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमेरुलस और नेफ्राइटिस दोनों का आपको इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन कुछ केसेस में देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपको पहले तो हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, जो एरिथेमियाज और कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकती है। एक्यूट किडनी इंजरीज यूरिन आउटपुट को भी डिक्रीज कर सकती है। कैसे? क्योंकि रैस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सोडियम और वाटर रिटेंशन, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह बढ़ेगी। तो ये जो प्रोसेसेस आपने यहाँ देखी, ये सारी कुछ कुछ यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा और एक्यूट हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। वैसे ही अगर एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से जो रिडक्शन इन एसिड एक्सट्रैक्शन हो जाता है, मतलब एसिड को वो एब्जॉर्ब करके रिलीज आउट नहीं करता, तो उसकी वजह से एसिडोसिस जैसी कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करती है, मतलब हाइपोटेंशन, रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये था टाइप 3। अब हम बात करेंगे जल्दी जल्दी टाइप 4 की। तो सबसे पहले अगेन, क्योंकि रीनल इंजरी से शुरू करेंगे हम, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से हाइपर कैलेमिया आपको देखने के लिए मिलेगा। टाइप 3 में याद रखना आपने, हाइपर जो कैलेमिया है वो के पोटेशियम वाला था, और यहाँ पे जो मैंने कैलेमिया लिखा है ये कैल्शियमिया है एक्चुअली, जिसकी वजह से फिर से आपको एरिथमियाज इन हार्ट देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा, क्रॉनिक किडनी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो है कि अगर किडनी इंजर्ड होगी, किडनी अगर हमारी इंजर्ड होगी, तो एरिथ्रोपोइटिन अच्छे से नहीं बनेगा, मतलब जो ब्लड है आरबीसी बेसिकली उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा, और इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्केमिक डिजीज इन हार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। वैसे ही अगर किडनी में क्रॉनिक इंजरी हो
तो विटामिन डी लेवल्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन्स लेवल देखने के लिए मिलेंगे, कैल्शियम इंक्रीज़ होगा, फॉस्फेट भी इंक्रीज़ होगा, और आपको कोरोनरी और जो टिश्यू है उसमें कैल्सिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब कैल्शियम उसमें जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्केमिक इवेंट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इसी टाइप 4 में एक और मेन इवेंट है, किडनी इंजरी या किडनी डिजीज़ की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, जो रैस को एक्टिवेट करेगा। अगर रैस को वो एक्टिवेट करेगा तो वाटर और, पहले तो ये वाली चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि वाटर और सोडियम की रिटेंशन को वो करेगा, जिसकी वजह से वही सेम मीन आर्टेरियल प्रेशर मतलब बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो अफेक्ट करेगा कार्डियक मसल को और कार्डियक रीमॉडलिंग होगी। उसी तरह रैस क्या करेगा, सिस्टेमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, जो फिर से पहले देखने के लिए मिलेगा। तो हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी होगा, हाई बीपी, देन अगेन कार्डियक रीमॉडलिंग होगी, और इनकी वजह से क्या हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉपी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर मैं टाइप 5 की बात करूँ, तो ये जो यहाँ पे लाइन थी कि एक्यूट और क्रॉनिक सिस्टेमिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़, एसएलई जो सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, सेप्सिस है और एमाइलॉइडोसिस है, ये सब आपके सिस्टेमिक डिजीज़ हैं। वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आपकी हार्ट को भी अफेक्ट करेंगे, किडनी को भी अफेक्ट करेंगे। अगर उन दोनों में से एक को भी अफेक्ट किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में था रिलेशन। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया होगा।